तो एक बार सारे को शॉर्ट में सुन लीजिए। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा था एटम के रेडियस और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, दो ही चीज को बताया। यानी कल आप लोगों ने लेयर बाय लेयर हटाया ना, वो जो लेयर बाय लेयर एटम का हट रहा था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। क्लियर हो गया? अब आप उस लेयर में, हर एक लेयर में देख रहे थे SPDF, ये जो अलग अलग सब ऑर्बिट है ये डिफाइन होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। यानी आपने पहला लेयर में S में, फर्स्ट S में गया, जैसे दूसरा लेयर आप शुरू करते हैं तो दूसरा लेयर में आप 2S और 2P से मिलेंगे, तो 2S और 2P का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब उसमें भी आप अब P में गए तो P का भी 3 पार्ट्स है, PX, PY, PZ। तो PX, PY, PZ के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है, क्या होता है ये? चुंबकीय क्वांटम नंबर। क्लियर है? समझ गए ना? चुंबकीय क्वांटम नंबर। पहले हम इस तीनों के नंबर को क्लियर कर लें। क्लियर है? पहले हम क्या क्लियर करेंगे? तीनों का नंबर। अब इस तीनों ऑर्बिटल को न्यूमेरिकल अंदाज में हम लोग देख रहे हैं। जब n बराबर हम 5 लेते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 होता है, तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 से लेके 4 तक, 1 2 3। अब कैसे जाने भाई? तो बताया गया है ना, n बराबर 0 to 0 से लेकर के n-1 तक। तो ये इसका लास्ट 5 है ना, 5 में से घटाएंगे 4 होगा। अब 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F और 4 का मतलब G। अब देखते हैं MI को कैसे डिफाइन करेंगे। S के लिए MI का वैल्यू होगा 0, लेकिन जब L बराबर 1 होगा तब MI का वैल्यू क्या होगा? 0 + 1 - 1। अब 0 का मतलब PX + 1 का मतलब PY -1 का मतलब PZ। अब 2 के लिए क्या हो जाएगा जी? 0 से शुरू करेंगे, +1 + 2 तक जाएगा, यानी ये 2 है ना, तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा, फिर -1 -2 -3। अब 0 के लिए क्या होगा पता है आपको? DXY + 1 के लिए DXZ + 2 के लिए DYZ, नहीं 3 नहीं होगा, -1 के लिए DX² Y² और -2 के लिए DZ²। क्लियर हो गया? ये किस में? MI में। क्लियर है? अब देखिए, आप जब n बराबर 3 हो, सॉरी n बराबर 5 हो, तो उसमें L का वैल्यू 3 भी आता है। अब 3 के लिए कितने भाग में बटेगा? 0 + 1 + 2 + 3 तक जाएगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक जाएगा, फिर -1 -2 -3 तक जाएगा। अब 0 के लिए, हाँ, अब F का भी 5 पार्ट्स होता है, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है? F का भी कितना पार्ट्स है? 5। जैसे D का, सॉरी 7। F का कितना पार्ट्स है? 7। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक पार्ट्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 2 2 2 2 2 2, सब में 2 2 होगा, 2 2 2। तो इस सारे में भी 2 2 2 2 2 2 2। तो आपने देखा, आपको F के 3 डायमेंशनल शेप को नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ तक पढ़ना है? D तक के 3 डायमेंशनल शेप। हालांकि G और H का चर्चा होती है, लेकिन उसका 3 डायमेंशनल शेप कैसा ही आपको नहीं जानना है। तो इस तरह से आपने एक ही साथ
तीनों का वैल्यू देखा। क्लियर है? n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो l का वैल्यू कितना होगा जी? कौन कौन बता सकते हैं? बहुत अच्छा, हम आपको बोले थे बोर्ड पे देखिए, नहीं तो आप पे भी भूत सवार हो रहा है। हम कुछ लोगों को खो चुके हैं। आप भी अंधेरी गली में जाना चाहते हैं क्या? एकदम अंधेरा, प्लीज आप भी कोशिश कीजिए। बुरा नहीं ना लग रहा है? हाँ तो बताइए। हाँ बुरा लगेगा तो पहले बता दीजिए। क्या हमसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? पढ़ाने का मतलब है कि क्वेश्चन हम कितनों पढ़ ले, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। चलिए बताइए। n बराबर 3 है तो l बराबर नहीं, आप शायद ध्यान नहीं दिए थे, हम उसी समय जज कर लिए। आपको तो नहीं भटकने देंगे, आप पे अब हम कस के बिठाएंगे। क्लियर है ना? n बराबर जब 3 है, n कितना है? 3 है तो l बराबर क्या होगा? 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा ना, तो 0 होगा। n-1 का वैल्यू कितना है? 2। तो 0 और 2 के बीच में क्या है? 1, यानी l का वैल्यू होगा 0, 1, 2। बोलिए बुझाया? हाँ, यही ध्यान रखिए प्लीज। अब देखिए, क्योंकि हम लोग जो हमको नहीं सिखाता उसका बड़ा इज्जत करते हैं, जो सिखाता उसका इज्जत नहीं करते। अरे वो तो सिखा रहा। बैठिए। अब एमआई का वैल्यू कितना होगा जी? कौन कौन बता सकते हैं? आप भी कंटिन्यू रहिए प्लीज। एमआई का वैल्यू, हाँ आप लोग भी नशे में धुत है ना? बोलिए जी आप। 0 के लिए एमआई का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड। और 1 के लिए एमआई का वैल्यू +1 -1, वेरी गुड। और 2 के लिए एमआई का वैल्यू +2। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हो गया ना एमआई? अब एमएस भी देख लेते हैं, गर्मे गर्म, ठंडा नहीं होने देते। एमएस का वैल्यू क्या होगा? 0 के लिए 0, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। दिमाग में है ना? पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, सब पापा से। अब एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन जो घड़ी के दिशा में घूमता है, और एस का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? अब आइए यहाँ, अब ये 0 है ना, यानी एस ऑर्बिटल है, सॉरी px है। यहाँ 0 मतलब px, और इसका मतलब py, और इसका मतलब pz। अब बताइए तो px में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। कौन? +1/2 घड़ी के दिशा वाला, -1/2 घड़ी के विपरीत दिशा वाला। फिर +1 में +1/2 -1/2 हो गया। और -1 में भी वही हाल हुआ, +1/2 -1/2। तो इस टोटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसका। इस 0 का मतलब हो गया dxy, नहीं तो इस तरह से आपने देख लिया नहीं? फिर से एक बार बोल दे। n का वैल्यू जब 3 था तो 0, 1, 2 हुआ इसका वैल्यू। 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p और 2 का मतलब d। s ऑर्बिटल mi में आकर के एक टुकड़ा में बटा, लेकिन p ऑर्बिटल mi में आकर 3 टुकड़ा में बट गया। pz -1, px 0, py +1। ठीक उसी तरह से d ऑर्बिटल जाकर के कितने टुकड़ा में बट गया? 5। अब देखिए, जहां l में 3 हो
तो MI में कैसे लिखते हैं जान लीजिए। पहले 0 लगे, +1 +2 +3, कितना आसान है, प्लस तक जाइए, अब फिर घटते हुए -1 -2 -3 तक आ जाइए। क्लियर है? यानी L बराबर 3 का मतलब F होता है, F के कितने टुकड़े होते हैं, 7 टुकड़े, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां टुकड़ा हो गया। तो F के कितने पार्ट्स होते हैं, 7। हर एक पार्ट्स में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह से यहाँ हमने D को तोड़ा है, कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में तोड़ा है। इसका मतलब dxy, इसका मतलब dxz, और इसका मतलब dyz, और इसका मतलब dx² y², और इसका मतलब dz²। तो टोटल कितना पार्ट्स हो गया, 5 पार्ट्स। क्लियर है ना? बोलिए, बुझा रहा है जी? बुझा रहा? आप यहाँ आ जाइएगा प्लीज, आ जाइए, आप भी आगे बढ़ जाइए। आइए आइए आइए, आप भी गेट झांकते हैं, आइए प्लीज आइए। आप लोग नाराज नहीं ना हो रहे हैं? देखिएगा अचानक आपका गुस्सा ना फूट जाए, नहीं समझे? बैठिए, आगे बैठिए। आगे बैठ जाइए, आप उधर चलिए। वो भी एक बढ़िया लड़की, एक ठो आती थी, डेली आइए ना, डेली आइए। जो लोग डेली आते हैं उनको ज्यादा समझ में आता है। मैं n बराबर 4 दिया, तो n का वैल्यू कितना होगा जी, 0 से लेके 3 तक होगा ना। 0 1 2 3, 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब g ऑर्बिटल, 3 का मतलब f ऑर्बिटल। अब आते हैं MI में, MI में 0 होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 +1 -1, इसका वैल्यू 0 +1 +2 -1 -2, इसका वैल्यू 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 हो गया ना जी। अब हर एक जो आपको टुकड़ा मिला है, हर एक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें से निकलेगा +1/2 -1/2। फिर अब इसका बात कीजिए, इसमें से निकलेगा +1/2 -1/2, इसमें से निकलेगा +1/2 -1/2, और इसमें से भी क्या निकलेगा, +1/2 -1/2 निकल गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें से क्या निकलेगा, इस 0 वाला में से +1/2 -1/2, बातचीत नहीं। फिर इसमें से क्या निकलेगा, +1/2 -1/2, फिर इसमें से क्या निकलेगा, +1/2 -1/2। अब बताइए, इसमें से भी क्या निकलेगा, +1/2 -1/2, इसमें से क्या निकलेगा, +1/2 -1/2। ये तो आपने सोल्व किया, क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन कैसा होगा, जब n का वैल्यू 4 हो तो n का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, तो आप लिख देंगे 0 1 2 3। तब MI का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो आप ये सारा लिखेंगे। तब कहेगा MS का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो इसके सामने ये लिख देना। आप इस क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का, कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 होगा तो बाद बाकी क्वांटम नंबर का वैल्यू बताएं। आप उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब देखिए, अभी भी ये बाकी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। इस 0 के लिए क्या होगा, +1/2 -1/2, तो इसके लिए भी +1/2 -1/2। क्लियर हो गया? ऐसा मैं कर रहा हूँ, इसको रेड कलर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट दिखे नहीं, या किसी दूसरे कलर से। +1/2 -1/2, तो इसके लिए भी, इसके लिए +1/2 -1/2, तो इसके लिए
प्लस 1/2 माइनस 1/2। 1 2 3 के लिए हुआ। इसके लिए क्या होगा, हो जाएगा। अब बारी इसकी है, इधर जगह नहीं तो मैं इधर ही दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या होगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसके लिए प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसके लिए प्लस 1/2 माइनस 1/2। बोलिए पूरा मामला समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। तो ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, फिर से मैं बता दूं, ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। तो उसी वक्त एजीमुथल क्वांटम संख्या के लिए वैल्यू कितना हो गया, 0 के लिए s, तो 2 के लिए क्या क्या वैल्यू हो गया, 0 और 1। 0 से लेके इसमें 1 घटा दीजिए। 0 से लेके 1 घटाए कितना हुआ, 0 और 1। 0 मतलब s, 1 मतलब p। 3 के लिए 0 से लेके n-1 तक यानी 0 1 2। 4 के लिए 0 से लेके 3 तक 0 1 2 3 यानी 4 में से 1 घटाइए 3। अब सोचिए जरा n5 के लिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 तक जाएगा ना। तो 4 में क्या होगा, 0 में s होगा, 2 में p होगा, 3 में d होगा, 4 में नहीं भाई, 0 में 1, p में 1 में p, सॉरी बहुत अच्छा, 1 में p, 2 में d, 3 में f, 4 में g, 5 में h। हुआ 5। इसका वैल्यू 5 कब होगा, जब इसका वैल्यू 6 होगा। n का जब वैल्यू 6 होगा, ध्यान से सुनेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है और मेंस से लेकर के पीएमटी तक में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनेंगे, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका दिगंशी क्वांटम संख्या। अब एस, पी और डी कैसा है आपको तो पता है, एक दिन पहले भी जाने हैं नहीं। अब क्या लेंगे, इसी वीडियो में मैं एस, पी, डी का फिर से सेप बताऊंगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या कब खोजा गया, जब चुंबक रखे थे, याद है ना। यस सर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखे थे, चुंबक भी रखे थे। यस सर। उन लाइनों में, मोटी मोटी लाइनों के बीच में नई नई लाइनें जो पैदा हुई थी, बोर उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। वो जो नई नई लाइनें पैदा हुई, वही नई लाइन एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन को डिफाइन कर रहा था। वो जो पुरानी लाइन थी जिसने की लाइमन बामर पास्टिंग ब्रैकेट फंड हम्फ्री ने V डैश इक्वल टू 10967 इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। गड़े मुद्दे उखाड़ रहा हूँ, पीछे का चीज है। इससे केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही फोटोनों का हम वेव नंबर निकाले थे। अब उसके बाद आपने दिगंशी पढ़ा। दिगंशी क्वांटम संख्या का बोर मॉडल में कहीं कोई पता नहीं था, चुंबकीय क्वांटम संख्या का कहीं कोई पता नहीं था। बाद में जीमन ने इन सारे क्वांटम नंबर का खोज किया। जीमन ने दिखाया कि नहीं, और भी नए टाइप के प्रोटॉन हैं, तो नए टाइप के 3 प्रोटॉन निकले। क्लियर है। वो जो पुराने टाइप के प्रोटॉन थे जो कि बोर मॉडल में डिफाइन हुए थे, उन्होंने तो इसको बताया था ना, n1 n2 n3 को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। उसमें l का नामो निशान नहीं था, उसमें mi का नामो निशान नहीं था। क्लियर है। तो ये जो नया क्वांटम नंबर है, तीसरा नंबर वाला चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्या बताता है भाई, एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड में ऑर्बिटल कहाँ कहाँ है। जैसे px केवल x ऑर्बिटल पे है, py केवल y ऑर्बिटल पे है, pz केवल z ऑर्बिटल पे है, dxy कहाँ है, x और y के बीच में। क्लियर हो गए ना। तो ये जो है, ये थोड़ा गौर से इसको देखेंगे नहीं, यानी इंग्लिश में सुन लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द
3 dimensional orientation of orbits around the x, y, z axis. क्वांटम नंबर को डिफाइन करने के लिए कितनी तरह की क्वांटम संख्याएं होती है? 4। नहीं, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, परमाणु के क्वांटम सिद्धांत को डिफाइन करने के लिए 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती है। प्रधान क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या परमाणु के त्रिज्या और ऊर्जा स्तर को दिखाता है, जिसे n से सूचित करते हैं। इसका खोज बोर मॉडल ऑफ एटम में ही हो चुका था। बोर मॉडल जो आप लोग पढ़े थे, उसी में लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री में जो हो रहा था ना, वो खोज इसी में हुआ था। और वो जो लाइनें निकल रही थी, आप याद करें, जो आप इस तरह से देखे थे कि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में गिरता है तो फोटोन को छोड़ता है ना, पढ़े थे ना? ये दरअसल में आप उस वक्त पढ़े थे कि ना, N1, N2, N3, N4 पढ़े थे ना? तो इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? N1 से, N2 से, N3 से। n का मान हमेशा 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 होता है, या 5 होता है। 1.5 नहीं होता है, 1.25 नहीं होता है, 1.6 या 1.8 नहीं होता है, या 2.5 नहीं होता है। n का वैल्यू, n का वैल्यू जब भी होता है पूर्णांक होता है। क्लियर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द रेडियस एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय n, and this model was discovered in Bohr model of atom. दिगंशी क्वांटम संख्या का शाब्दिक अर्थ होता है दिक जोड़ अंशी। दिक जोड़ अंशी, दिगंशी। दिक मीन्स दिशा, अंश मीन्स हिस्सा। यानी इस क्वांटम संख्या में आपको दिशा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग को बताता है। इस क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाले उपकक्षक के त्रिविमीय संरचना, यानी जो उपकक्षक SPDF बन रहा है, उसका 3 डायमेंशन में क्या स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, जिसे L से सूचित किया जाता है। और याद रहे, L का वैल्यू हमेशा L बराबर होगा 0 to n-1 तक, यानी 0 से शुरू होगा L और n-1 तक जाएगा। कहाँ से शुरू होके? 0 से शुरू होके L-1 तक जाएगा। इंग्लिश में जान लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड explain the 3-dimensional structure of suborbit denoted by L. The value of L is equal to 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक होता है। अब L is equal to 0 to 0 से लेके n-1 का मतलब क्या हुआ समझिए। अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 से लेके n में से 1 गया, n1, n1 का वैल्यू 1 है ना, इसमें से 1 गया, यानी 0 से लेके 0 तक होगा। लेकिन n2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 - 1। पहला तो 0 होगा ही, और दूसरा क्या होगा? 2 - 1 यानी 1। n2 में L का वैल्यू जब n बराबर 1 है तो L बराबर 0 होगा, लेकिन जब n बराबर 2 होगा तो L बराबर 0 और 1 दोनों होगा। जब n बराबर 3 होगा तो 3 - 1 कितना हुआ? 2। लास्ट 2 है, अब फिर 0 है, 0 और 2 के बीच में 1 भी है। नहीं समझे?
जब 4 होगा तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, लास्ट इसका होगा 3, उसके पहले 2, 0। अब इस 0 का मतलब s ऑर्बिटल होता है, इस 0 का मतलब s ऑर्बिटल, इस 1 का मतलब p ऑर्बिटल, फिर इस 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, s p d और 3 का मतलब f। और वही अगर 4 हो जाएगा तो G, 5 हो जाएगा तो H, 6 हो जाएगा तो 5 तक तो कम से कम रखना होगा। अब बोलिए G और H आ गया कि नहीं आ गया। अब कोई कहे सिलेबस में नहीं है तो आप विद्यार्थी के दिमाग को खराब करना। देखिए बाबू, भारत के हिंदुओं का सबसे बड़ा गलती क्या है? प्रकृति ने भारत को कृष्ण दिया, कृष्ण जिसने गीता का ज्ञान दिया। आप चले जाइए, कितने बाबा हैं जो गीता में कृष्ण क्या बोले हैं ये बताते हैं। सारे बाबा बताते हैं कृष्ण कब नाचते थे, कृष्ण कब बंसी बजाते थे। अरे कृष्ण के बंसी बजाने से आपको क्या मिल जाएगा? कृष्ण ने गीता में क्या कहा, आप किसी टीचर से क्या सीखे ये मायने रखता है। आप जिस टीचर से नहीं सीखते हैं ना, उसी